नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th इंटरनेट मॉडल पेपर हिंदी सेट 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक गद्य खंड है, गद्य खंड को पढ़ करके यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे गद्य है, सुखी, सफल और उन्नत जीवन जीने के लिए किए गए आचरण और प्रयत्नों का नाम ही धर्म है। देश काल और सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से संसार में भारी विविधता है। अतएव अपने अपने ढंग से जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने वाले विविधता धर्मों के बीच भी ऊपर से विविधता दिखाई देती है। आदमी का स्वभाव है कि वह अपने ही विचार और जीने के तौर तरीकों को तथा अपनी भाषा और खान पान को सर्वश्रेष्ठ मानता है तथा चाहता है कि लोग उसी का अनुसरण करें और अनुकरण करें। अतएव दूसरों से अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझते हुए वह चाहता है कि सभी लोग उसे अपनाएं। इसके लिए वह जोर जबरदस्ती को भी बुरा नहीं समझता। धर्म के नाम पर होने वाले जातिगत विद्वेष, मारकाट और हिंसा के बीच मनुष्य की यही स्वार्थ भावना काम करती है। सभी धर्म अपनी अपनी भौतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं के आधार पर पैदा होते हैं, पनपते और बढ़ते हैं। अतएव उनका बाह्य स्वरूप भिन्न भिन्न होना आवश्यक और स्वाभाविक है, पर सबके भीतर मनुष्य की कल्याण कामना है, मानव प्रेम है। यह प्रेम यदि सच्चा है तो यह बाध्यता और सिकोड़ता नहीं, बल्कि अपने हृदय और दृष्टिकोण का विस्तार करता है। वह हमें दूसरे लोगों के साथ नहीं, समस्त जीवन जगत के साथ ले चलता है। ऊपर से विभिन्न दिखाई देने वाले सभी धर्म अपने मूल में मानव कल्याण की ही मूल धारणा को लेकर चले और चल रहे हैं। धर्म क्या है? सुखी, सफल और उत्तम जीवन जीने के लिए किए गए आचरण और प्रयत्नों का नाम ही धर्म है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? सच्चा धर्म संकुचित होने के बजाय व्यक्ति के हृदय और दृष्टिकोण का विस्तार करता है तथा समस्त जीवन जगत के लिए सामंजस्य बिठाता है। मनुष्य क्यों चाहता है कि लोग उसी की धार्मिक मान्यता को अपनाएं? मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने विचारों, जीने के तौर तरीके, भाषा और खान पान को सर्वश्रेष्ठ मानता है और चाहता है कि अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करें। अगला क्वेश्चन है, धर्मों के बाह्य स्वरूप में विभिन्नता होना क्यों स्वाभाविक है? देश, काल और सामाजिक मूल्यों की विभिन्नता के कारण धर्मों के बाह्य स्वरूप में विभिन्नता होना स्वाभाविक होता है। अगला गद्यांश है, विधाता की ओर से मनुष्य को प्रदत्त सबसे अनमोल उपहार है उसकी वाणी। यदि वाणी न होती तो मनुष्य अपने अंतःस्थल के अवरुद्ध स्वरों को कैसे अभिव्यक्ति देता? अपने मन के गुप्त भावों को व्यक्त करने के लिए वाणी से बेहतर साधन कोई नहीं। वाणी के द्वारा हम न केवल अपने मन की अतल गहराई के भाव व्यक्त करते हैं, अपितु अपने परिवेश को वाणी द्वारा ही संबोधित करते हैं। इसी कारण
संतों ने ऐसी वाणी बोलने का परामर्श दिया है जो औरों को शीतल करे और स्वयं को ठंडक पहुँचाए। सचमुच संसार रूपी इस वट वृक्ष के दो अमृत तुल्य फल है, सरस प्रियवचन और सुसंगति। क्वेश्चन दिया हुआ है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त मनुष्य का सबसे अनमोल उपहार क्या है? ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे अनमोल उपहार उनकी वाणी है। मनुष्य अपने मन के गुप्त भावों को कैसे व्यक्त करता है? मनुष्य वाणी के माध्यम से अपने मन के गुप्त भावों और अंतःस्थल के स्वरों को अभिव्यक्त करता है। हम अपने परिवेश को किस प्रकार संबोधित करते हैं? हम वाणी के द्वारा ही अपने परिवेश को संबोधित करते हैं। संतों ने कैसी वाणी बोलने का परामर्श दिया? संतों ने ऐसी वाणी बोलने की सलाह दी कि जो दूसरों को शीतल प्रदान करे और स्वयं को भी ठंडक पहुंचाए। अलग अध्ययन से माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को बाबई मध्य प्रदेश में हुआ था। ये बचपन में बहुत बीमार रहते थे। परिवार वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था, इसलिए चतुर्वेदी जी ने वैष्णव पद कंठस्थ हो गए थे। प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति के बाद ये घर पर ही संस्कृत का अध्ययन करने लगे। 15 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ और उसके 1 वर्ष बाद 8 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापकी शुरू की। सन 1913 ईस्वी में इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। प्रभा के संपादन काल में इनका परिचय गणेश शंकर विद्यार्थी से हुआ, जिनके देश प्रेम और सेवा व्रत का इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1918 ईस्वी में मौलिक रचना करना शुरू कर दिया। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को बाबई मध्य प्रदेश में हुआ था। चतुर्वेदी का परिवार किस संप्रदाय का अनुयायी था? इनका परिवार राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। चतुर्वेदी जी ने संस्कृत का अध्ययन कहाँ से किया? इन्होंने सन 1913 ईस्वी में प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? इन्होंने सन 1913 ईस्वी में प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। चतुर्वेदी जी का परिचय गणेश शंकर विद्यार्थी से किस प्रकार हुआ? उनका परिचय प्रभा के संपादन काल के दौरान हुआ, जिनका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अलग अध्ययन से रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1834 ईस्वी में बंगाल में हुआ था और वे कलकत्ता के एक छोटे से मंदिर के पुजारी थे। वे परंपरागत तरीके से संन्यास, अध्ययन और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास करते थे। वे मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानते थे। 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेश का प्रचार उनके शिष्य विवेकानंद ने किया। विवेकानंद का पहला नाम नरेंद्र दत्त था और वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक थे। वे आध्यात्मिक जिज्ञासा से रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने
अपने गुरु की स्मृति में इसकी स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनका जन्म 1834 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति चाहते थे? वे परंपरागत तरीके से संन्यास, अध्ययन और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास करते थे। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु 1886 ईस्वी में हुई। विवेकानंद का पहला नाम क्या था? उनका पहला नाम नरेंद्र दत्त था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। पहले हम एक निबंध लिख दिए हैं, बाकी सब निबंध खुद से लिखना है। ठीक है, तो पहला हमने बसंत ऋतु पर निबंध लिखा है। भारत ऋतुओं का देश है। पहले हमने भूमिका लिख दिया है। ठीक है, ये भूमिका हो गया पूरा और ये सौंदर्य हो गया। ठीक है, जो जो यहाँ पे टॉपिक दिया गया उस टॉपिक पे हमने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ भूमिका में लिखा गया है भारत ऋतुओं का देश है, जिसमें वसंत को ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यह फाल्गु और चैत्र मास में आता है। कड़ाके की ठंड के बाद जब प्रकृति मुस्कुरा लगती है तब वसंत का आगमन होता है। सौंदर्य, बसंत में प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। पेड़ों पर नए कोपले आ जाते हैं और चारों ओर रंग बिरंग फूल खिल जाते हैं और सरसों के पीले फूल से धरती ऐसी लगती है मानो उनकी सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं और कोयल की कूक वातावरण को संगीतमय बना देती है। विशेषता, इस ऋतु में न अधिक गर्मी होती है और न अधिक सर्दी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सबसे उत्तम समय माना जाता है। उसी ऋतु में वसंत पंचमी और होली जैसे प्रमुख त्यौहार उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। यह नई उमंग और नए फसल के आने का प्रतीक है। उपसंहार, वसंत ऋतु जीवन में नवीनतम और स्फूर्ति का संदेश लेकर आती है। इसकी सुंदरता और सुखद वातावरण के कारण ही कवियों ने इसका भरपूर गुणगान किया है और यह प्रकृति के पूर्वजन्म का उत्साह है। दिवाली पे और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समाचार पत्र, ये सब खुद से लिखना है। अगर आपको लिखे नहीं आता है, इस पर आप चाहते हैं कि हाँ इस पर एक स्पेशल वीडियो बने, इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम ज़रूर आगे बना करके इसके एक वीडियो ला देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखे अथवा जनसंख्या विस्फोट के परिणाम पर दो छात्रों के बीच संवाद लिखे। तो यहाँ पे हमने एक पत्र लिख करके बताया है। सबसे पहले लिखना है ऊपर में सेवा में लिखने के बाद में उसके सामने से नीचे शुरू करना है अगले लाइन से। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, नीचे लिखना है अपने विद्यालय का नाम, फिर वहाँ पे शहर का नाम उसके नीचे में या साथ में भी लिख सकते हो, उसी लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन छोड़ने के बाद में लिखेंगे सेवा में जैसा लिखे उसी के सामने से लिखेंगे विषय परीक्षा शुल्क माफ हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन फिर से छोड़ना है। छोड़ने के बाद में फिर आगे महोदय। ठीक है, उसके नीचे जहाँ से महोदय खत्म होता है उसके सामने से यहाँ पे नीचे शुरू करना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं अपने विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान है
और उनकी मासिक आय बहुत कम है। हाल ही में परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मेरे पिताजी मेरा परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हैं। मैं अपनी कक्षा का एक परिश्रमी छात्र हूँ। यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है, ठीक है। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे लिख देना है या साथ में लिख, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिछली सभी परीक्षाओं में मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ ताकि भविष्य में अपने परिवार की मदद कर सकूँ। अतः यहाँ पे एक लाइन फिर से छोड़ देना है, ठीक है, या पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए मेरा परीक्षा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। इसी के नीचे में लिखना है, उसी के नीचे सामने लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, ठीक है। यहाँ पे नाम, कक्षा और यहाँ पे रोल नंबर और दिनांक है, ठीक है, तारीख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से 5 क्वेश्चन का ही आपको उत्तर देना है। हमने यहाँ 10 का 200 बना दिया है, लेकिन आपको 5 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। नहीं तो वो अगर एक्स्ट्रा देते हैं तो वो आपका बेकार हो जाएगा, उस पर कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, 5 ही का नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। कुशल कार्य क्षमता के लिए कार्य को अलग अलग हिस्सों में बांटना आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यकता मानी जाती है। चूँकि कोई भी व्यक्ति अकेला कभी कार्यों में निपुण नहीं हो सकता, इसलिए समाज के सुचारू संचालन के लिए श्रम विभाजन अनिवार्य है। गुर्जर प्रतिहार कौन थे। इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर प्रतिहार भारत के एक प्राचीन राजवंश के शासक थे। मूलतः ये भारत के ही निवासी थे, जिन्होंने 8वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। हंसोंग जैसे विदेशी यात्रियों के विवरणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों। लेखक ने नया सिकंदर उन पाश्चात्य अन्वेषकों, शोधकर्ताओं और भारत के प्रति जिज्ञासु विद्वानों को कहा है। भारत माता कविता में भारत के किस रूप का उल्लेख है। इस कविता में भारत माता के ग्रामवासिनी रूप का उल्लेख है, जहाँ के खेतों में फैली हरियाली और धूल भरे आंचल वाली एक दुखी माँ के रूप में दिखाई देती है। कवि ने भारत की दरिद्रता और उनका संतान के शोषण का सजीव चित्रण किया है। जनता की भ्रिकुटी देखी होने पर क्या होता है। जनतंत्र का जन्म। कविता के अनुसार जब जनता की भ्रिकुटी क्रोध में टेढ़ी होती है, तब बड़े बड़े राज सिंहासन डोलने लगते हैं। जनता की क्रोध और हुंकार से धरती हिलने लगती है और बड़े से बड़ा साम्राज्य उखड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता का संदेश क्या है। यह कविता संदेश देती है कि हमारे आलस्य और नींद हमें होने के बावजूद जीवन चक्र और विकास की प्रवृत्ति रुकती नहीं है। यह उन लोगों के प्रति सचेत करती है कि जो सत्ता और सुविधा के कारण बेफिक्र सोए रहते हैं, जबकि दूसरी ओर अत्याचार और संघर्ष निरंतर जारी रहती है। मंगू को अस्पताल
ले जाने के समय मां की स्थिति कैसी थी? मंगू को अस्पताल में ले जाते समय उनकी मां का हृदय अत्यंत व्यथित और व्याकुल था। वे इतनी भावुक हो गई थी कि उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे और उन्हें लग रहा था कि जैसे वे अपने बेटी को मौत के मुंह में छोड़ रही हो। बड़े अस्पताल में डॉक्टर ने पपाती को किस रोग से ग्रस्त बताया? बड़े अस्पताल में डॉक्टर ने पपाती का परीक्षण करने के बाद उसे मेनिंजाइटिस नामक तीव्र बुखार और मानसिक रोग से ग्रस्त बताया। उन्होंने इसकी स्थिति को गंभीर मानते हुए उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। देवनागरी में कौन कौन भाषाएं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में मुख्य रूप से हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी और भोजपुरी जैसी भाषाएं लिखी जाती है। यह लिपि अपनी वैज्ञानिकता और स्पष्ट उच्चारण के लिए जानी जाती है। छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है? हिरोशिमा शीर्षक कविता के आधार पर स्पष्ट करें। हिरोशिमा में जब परमाणु बम गिरा तो उससे निकलने वाली प्रचंड रोशनी और उष्मा किसी साधारण सूर्य की तरह एक दिशा से नहीं बल्कि चारों ओर से एक साथ आई थी। इस भीषण विस्फोट में मनुष्य के अस्तित्व को भाप बनाकर उड़ा दिया, जिसमें उनकी छाया किसी एक निश्चित दिशा में न बनकर हर दिशा में बिखर गई। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ 2 प्रश्न दिया गया जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है। हमने दोनों का बना दिया है, आपको एक ही प्रश्न देना है, ठीक है। काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। इसका अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। यह पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं से ली गई है। लेखक ने नाखून के माध्यम से मनुष्य की आदिम हिंसक वृत्ति पर प्रहार किया है। जैसे एक निर्लज्ज अपराधी को कितनी भी सजा दी जाए वह जेल से छूटते ही फिर से अपराध करने पहुंच जाता है, ठीक वैसे ही नाखून भी हम उन्हें बार बार काटते हैं, वे चुपचाप कट जाते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में वे फिर बढ़ जाते हैं। यह पंक्ति दर्शाती है कि मनुष्य के भीतर भी बुराइयां और हिंसक प्रवृत्ति बहुत गहरी है। उन्हें बाहर से काटने पर भी वे बाहर उभर कर सामने आती है। अगला क्वेश्चन है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी मिट्टी सोने का ताजपन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। हिंसा संगर खाली होने की जनता आती है। इस पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। यह पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म से उद्धृत है। कवि भारत में लोकतंत्र के आगमन की घोषणा कर रहे हैं। सदियों से घोषित और शांत पड़ी जनता जब विद्रोह और स्वाभिमान के साथ जाग उठी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको फिर और विस्तार से आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।